हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और सब लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो अभी हम जो एग्ज़ाम का एनालिसिस करने जा रहे हैं, आपको पता ही है हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम का एनालिसिस कर रहे हैं। जो एनालिसिस है 1 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, तो हम इसका एनालिसिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज की अगर मैं थर्ड शिफ्ट की बात करूं, आज की अगर 1 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट की बात करूं, तो पेपर में कुछ ऐसे सवाल दिखे थे जो कि पहले शिफ्ट से थोड़े से अलग थे। ठीक है, अगर मैं लेवल की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। और इसमें अगर मैं स्कोर की बात करूं, एक बेस्ट स्कोर क्या हो सकता है, तो 78 टू 83। ये एक अच्छा स्कोर है। ये एक गुड स्कोर है। ठीक है, ये एक गुड स्कोर है। ठीक है। तो लेवल क्या था? इजी टू मॉडरेट। स्कोर अच्छा कौन सा है? इजी टू 78 टू 80, 82 83 के आसपास एक गुड स्कोर है। ठीक है। और 3 4 क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो ट्रिकी थे। 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा ट्रिकी आए हुए थे। और साथ में ये जीएस और करंट का मिक्सचर था इसमें। और जीएस में भी मेन पार्ट वही है, आपको पता ही है कौन सा पार्ट इसका मेन होता है, साइंस। ठीक है, जीएस में इसका करंट का मिला जुला पैटर्न दिखा इसमें। इसमें लास्ट में आपको मैं बताऊंगा, लास्ट में जैसे देखिए, लास्ट में मैंने काफी मेहनत की और इसके लिए मैं मैथ के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैथ के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि मैथ्स का टाइप किस प्रकार से आ रहा है, किस प्रकार के टाइप प्लस टॉपिक है। ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं मैथ्स के लिए टाइप और टॉपिक की बात करूंगा। साथ में मैंने काफी मेहनत की इसके लिए और मुझे कुछ क्वेश्चंस मिल पाए हैं, ताकि मैं आपको एक आइडिया लगा दे कि किस प्रकार से मैथ पूछा जा रहा है। ठीक है, मैथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए, अभी बिना देरी किए हम अपने इसको एनालिसिस को शुरू करते हैं और हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसको डिटेल में समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है वो ये कि भारत में लोकपाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए, भारत में लोकपाल दिवस जो मनाया जाता है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 16 जनवरी को? देखिए, लोकपाल जो अधिनियम है, लोकपाल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2013 में लागू हुआ। लोकपाल अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। और ये 2013 में 16 जनवरी को लागू हुआ था। 16 जनवरी को 2013 में लागू हुआ था, इसीलिए इसको हम 16 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, इसीलिए लोकपाल दिवस जो है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। और इससे पूछेगा कि पहले लोकपाल कौन से थे। तो पहले जो लोकपाल गठित जो देखिए, लागू तो 16 जनवरी 2013 को हुआ था, लेकिन जो पहले लोकपाल थे वो 2019 में बनाए गए थे। इसके पहले 13 से लेकर 19 तक लोकपाल का गठन नहीं हुआ था। लोकपाल जो बनाए गए थे वो थे पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है। अब देखिए, इस वाली वीडियो में मैं आपसे क्या करूंगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि ना आप एक्टिव रहें थोड़े से। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपसे कोशिश करूंगा, हर एक दो क्वेश्चन के बाद जहां तक क्वेश्चन बन सकता है मैं पूछूंगा कि आपको ये बताना है कि वर्तमान लोक क्वेश्चन दूंगा वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए वर्तमान लोकपाल कौन है। वर्तमान लोकपाल आप मुझे कमेंट में बताइए कौन है। ठीक है। और अगर आपको नहीं पता तो आप इस चीज को जब सर्च करेंगे ना मेरे क्वेश्चन के बाद, तो आपके दिमाग में रहेगा वो। और जो आप सर्च करेंगे वो दिमाग में रहेगा, ताकि आप लंबे टाइम तक उसको भूलेंगे नहीं। तो जैसे ही अगर मैं कहूं कि वर्तमान लोकपाल कौन है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको तुरंत ही लिख लीजिए एक साइड और फिर उसको सर्च कीजिए और फिर मुझे कमेंट में बताना। मैं आपको उस कमेंट पे आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा मैं। ठीक है, अगर जिसका गलत होगा तो मैं कोशिश करूंगा उसको सही बता दूंगा। ठीक है, सही करेंगे। तो हम इसी तरीके से आगे को सारे क्वेश्चनों में देखेंगे, ताकि आपके पास एक अलर्टनेस आ जाए। क्या होता है ना कि जब यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ना, यूट्यूब पे वीडियो देखने पर क्या होता है कि हम अलर्ट नहीं होते, हम केवल यूट्यूब वीडियो को क्या करते हैं, दुगनी स्पीड पे लगा देते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कौन से आए हैं। नहीं, मैं चाहता हूं कि देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ना रिपीट हो रहे हैं, काफी क्वेश्चन सीरीज में रिपीट हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप जब अलर्ट रहेंगे, तो काफी अलर्ट रहने के साथ क्या होगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब आप उसको देखेंगे, जैसे वर्तमान लोकपाल देखेंगे, तो आपको पता रहेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। यानी कि आप वर्तमान लोकपाल को याद रखेंगे और जब वो क्वेश्चन आपके अलर्ट उसमें आएगा, या किसी और भी एग्जाम देते हैं आपने और भी कोई वनडे एग्जाम भर रखे हैं, उसमें आएगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सीरीज में थोड़ा सा ये चेंज करेंगे। मार्च 2025 में सेबी के नए चेयरमैन के रूप में किसका पदभार किसने ग्रहण किया है? देखिए, इसका सही आंसर आया है तुहित कांत पांडे। तुहित कांत पांडे ने इसको ग्रहण किया है और मार्च 2025 में किया है। इसका इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने मधावी पुरी बुच का स्थान। ठीक है, मधावी पुरी बुच का स्थान लिया है।
ये पहले थी, अभी वर्तमान में कौन है, तुहित कांत पांडे बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे कि सेबी सेबी जो है उसका गठन किस वर्ष हुआ था, सेबी का गठन वर्ष आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संशोधन अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संशोधन से, तो ये 106वां संविधान संशोधन था जिससे संबंधित थी। इसमें क्या किया गया था कि लोकसभा और प्लस विधानसभा में महिला आरक्षण हेतु महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन 33% का रिजर्वेशन दिया गया था, 33% का आरक्षण दिया गया था। तो ये उससे संबंधित था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, और ये जो अधिनियम था ये कब पारित किया गया था, 2023 में इसको पारित किया गया था। और महिलाओं की भागीदारी वो इसका बढ़ाना उद्देश्य था, साथ में राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक कदम इसको माना जाता है। और ये आरक्षण और ये जो था ये जनगणना प्लस परिसीमन के बाद, ठीक है, जनगणना और परिसीमन के बाद इसको 33% का आरक्षण का लाभ दिया गया था। और सरकार ने इसको यही बताया कि नारी शक्ति सम्मान बताकर इसको पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2026 का एनएचएल विंटर क्लासिक मैच कहां पर हुआ था। कौन सा क्वेश्चन है, एनएचएल विंटर क्लासिक मैच। देखिए ये इसका सही आंसर है टोरंटो। ये टोरंटो में हुआ था। ये एक्चुअली क्या होता है कि ये जो मैच होता है एक ये आइस हॉकी मैच है, आइस हॉकी मैच। ये आइस हॉकी मैच है और ये कनाडा के टोरंटो में, कनाडा के टोरंटो में ये टोरंटो जो है वो कनाडा में पड़ता है। ठीक है, टोरंटो में 2026 में पहली बार आयोजित पहली बार आयोजित होगा। तो कहाँ आयोजित होगा ये, कनाडा के टोरंटो में कहाँ आयोजित होगा, पहली बार आयोजित होगा। और ये खेल जो है वो अमेरिका और प्लस कनाडा में काफी लोकप्रिय खेल है। ठीक है, तो काफी चर्चाओं में ये रहेगा। जब ये हो जाएगा ना तो उससे काफी करंट का क्वेश्चन बनेंगे। पर अभी क्या है, अभी सिर्फ इतना सा है कि ये एक आइस हॉकी मैच है जो कनाडा के टोरंटो में 2026 में पहली बार आयोजित होगा, फर्स्ट टाइम आयोजित होगा, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं कि जनवरी 2025 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो कहाँ सम्मेलन हुआ है। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सम्मेलन हुआ है वो दावोस इंटर स्विट्जरलैंड में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे इसका सम्मेलन हुआ है, दावोस को स्विट्जरलैंड में। अब आपको बताना है इसका गठन कब हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको कमेंट में क्वेश्चन बताना है। ठीक है, WEF का। और अगर आप ये भी देख लेना साथ में, ये कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे ना, आप ये मानिए कि आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, आप इस वीडियो से कई सारे क्वेश्चंस भी बना रहे हैं। ठीक है, तो आप इसकी जैसे मैं बना रहा हूँ आप इसको लिखते जाइए और आपको इस सारे क्वेश्चंस को बाद में सर्च करके देखना है, ताकि आप सर्च करेंगे तो आप यकीन मानिए आप भूलेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। आप लंबे टाइम तक नहीं भूलेंगे इसको, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत की है, आपने कहीं से पढ़ा नहीं है, केवल मेहनत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी चार्टर ट्रीटी ईसीटी से बाहर निकलने वाला डेनमार्क कौन से नंबर का देश बन गया है। देखिए ईसीटी से बाहर, देखिए ईसीटी होते सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कि ईसीटी से बाहर निकलने वाले 8वां देश बन गया है डेनमार्क। कौन सा देश बन गया, 8वां। ये है क्या, देखिए ये एक यूरोपीय, मतलब इसका ना ये यूरोपीय देश लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लगातार क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये एक्चुअली ऊर्जा निवेश से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, ऊर्जा निवेश से संबंधित समझौता है। और इसको बाहर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ना ये जलवायु नीतियों के खिलाफ माना जा रहा है। जो जलवायु संरक्षण नीतियां हैं उन जलवायु संरक्षण नीतियों के खिलाफ देखा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना, यूरोपीय देश लगातार विरोध कर रहे हैं ऊर्जा निवेश से संबंधित समझौता जलवायु संरक्षण के खिलाफ देश। तो डेनमार्क कौन सा देश बन गया है, डेनमार्क 8वां देश बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है, ये 27 तारीख को भी आया था, 1 तारीख को भी अभी मैंने जो सेकंड शिफ्ट है उसमें भी आया है। और सूचा सिंह को कौन सा खेल सम्मान प्रदान किया गया।
देखिए तीसरी बार रिपीट हो रहा है, और इसका इसका है सूचा सिंह वाला। एथलेटिक इनको किसमें मिला है, कौन सा खेल में, एथलीट, एथलेटिक्स में इसको मिला हुआ है, और लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। और इसके साथ एक और हमने अभी देखा था, वो किसको मिला हुआ था, वो किया मुरलीकांत पेटकर को दिया गया था, उनको पैरा स्विमिंग में दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई के अनुसार एक नाबालिग आयु कितने स्वयं का नाबालिग आयु में स्वयं के बैंक का बचत खाता चला सकता है, 10 वर्ष, इसका सही आंसर है 10 वर्ष। 10 वर्ष तक जो नाबालिग बच्चा है, जो नाबालिग है, ये 10 वर्ष तक जो है वो सेविंग अकाउंट, एटीएम, एटीएम आदि को उपयोग, एटीएम का उपयोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है। लेकिन देखिए छोटे लेन देन कर सकता है, पर बड़े लेन देन के लिए, बड़े लेन देन हेतु अभिभावक की अनुमति, अभिभावक अनुमति आवश्यक होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बर्ड रोइंग चैंपियनशिप 2025 किस शहर में आयोजित होगा। देखिए बर्ड रोइंग चैंपियनशिप 2025 ये कौन सी चैंपियनशिप होती है, देखिए ये नाव चलाने संबंधी प्रतियोगिता है, कौन सी प्रतियोगिता है, नाव चलाने संबंधित, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल प्रतियोगिता, ठीक है। और ये अभी हाल ही में कहाँ पे आयोजित हुई है, ये संघाई में आयोजित हुई है, ठीक है। दुनिया में काफी से देशों ने भाग लिया इसमें, साथ ही इसमें भारत ने भी भाग लिया, भारत की टीम ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट देखते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन, पीएम ने जिनोम इंडिया डेटा जारी किया है, पीएम ने जिनोम इंडिया डेटा का विमोचन कब किया, देखिए इसका सही आंसर है 9 जनवरी। 9 जनवरी को पीएम ने जिनोम इंडिया डेटा का जारी किया है, और इसका उद्देश्य क्या है, डीएनए को सुरक्षित रखना, डीएनए के डेटा को सुरक्षित रखना। देखिए कारण क्या है, देखिए हमारे देश में बहुत सारी बीमारियां पाई जाती हैं, है ना, अलग अलग बीमारियां हैं, काफी क्रिटिकल बीमारियां हैं। तो इससे क्या होगा कि जब अब डीएनए का जो डेटा वो सुरक्षित होगा, तो रिसर्च करना आसान हो जाएगा, चिकित्सा संबंध में, चिकित्सा में रिसर्च आसान हो जाएगा, क्योंकि डीएनए डेटा होगा, तो कौन सी बीमारी, कौन सी चिकित्सा किस डीएनए पर ज्यादा प्रभावी है, हम उसको देख सकते हैं। तो इसका डेटे का विमोचन किया है कब, 9 जनवरी को। किसने किया है, प्रधानमंत्री ने, याद रखना, प्रधानमंत्री ने किया है, हो सकता है स्वास्थ्य मंत्री का नाम दे, पर हमें याद रखना है प्रधानमंत्री ने किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में कौन सा पैरा एथलेटिक को अर्जुन पुरस्कार मिला है, देखिए कौन से, ये मिला है आपको नवदीप सिंह को, ठीक है, नवदीप सिंह को अर्जुन पुरस्कार मिला है। और ये, और जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, उनके सम्मान को बढ़ाता है, उनके सम्मान को बढ़ाता है, ठीक है। और साथ में नवदीप सिंह ने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में और भी हिस्सा लिया हुआ है, तो ये नवदीप सिंह को मिला है, दिव्यांग खिलाड़ी संबंधित है ये, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, एरो इंडिया 2025 का शो किस महीने हुआ, एरो इंडिया 2025 का शो किस महीने हुआ, जो फरवरी में हुआ था, 10 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में, ठीक है। ये कहाँ हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हुआ था आपका बेंगलुरु में, कर्नाटक में, बेंगलुरु में, कर्नाटक में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। और इसमें जो हिस्सा लिया था वो किसने लिया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। क्वेश्चन बना देगा कि क्या पीएम ने इसमें भाग लिया था, पर नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। डीआरडीओ ने एसएपी एयरोशिप प्लेटफॉर्म का परीक्षण किस राज्य में किया है, ठीक है। देखिए इसका पूरा फॉर्म देखा है, एसएपी, तो इसका पूरा फॉर्म होता है स्ट्रेटोफेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, स्ट्रेटोफेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, इसका ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और डीआरडीओ ने इसका जो परीक्षण है वो कहाँ किया है, परीक्षण कहाँ किया है, देखिए सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में इसका परीक्षण उन्होंने किया है, और परीक्षण आंध्र प्रदेश में किया है। और इसका जो उद्देश्य है वो है सीमा सुरक्षा प्लस मौसम निगरानी, ठीक है। इसको इसको फ्यूचर सर्विलांस टेक्नोलॉजी भी माना जाता है, ठीक है, फ्यूचर की सर्विलांस टेक्नोलॉजी माना जाता है। मानव शरीर में दैनिक जीवन की ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा, ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, देखिए ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है,
और जो मेटाबॉलिज्म जो है ना, मतलब इसका मतलब होता है भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया। शरीर में जो आप भोजन लेते हैं, शरीर में शरीर के लिए जो भोजन आप करते हैं, जैसे आप जो भी कुछ खाते हैं, शरीर के भोजन को ऊर्जा में बदलना, ऊर्जा में बदलना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ये जितना फास्ट होगा एनर्जी उतनी फास्ट आती है। ठीक है, इसमें दो प्रक्रिया शामिल होती हैं, एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। इसमें दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, इन दोनों को मिला के बनता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और ऊर्जा जो बनती है, ऊर्जा में बदलना, जो ऊर्जा जो बनती है, ये किस में बनती है? एटीपी के रूप में। अब समझिए, एटीपी से संबंधित क्वेश्चन हमने 27 तारीख की थर्ड शिफ्ट में देखा था, है ना, थर्ड या सेकंड शिफ्ट में देखा था। तो ऊर्जा किस में बदल रही है? अब देखिए, टॉपिक रिपीट हो रहा है, फिर से रिपीट हुआ टॉपिक। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा बदलती है। तो हर जीवित प्रक्रिया, हर जीवित प्राणी जो होता है उसमें प्रक्रिया चलती रहती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कृषि में कीटनाशक किसके लिए उपयोग होते हैं? ठीक है, कीटनाशक किसके लिए उपयोग होंगे? ऑब्वियस सी बात है, कीट नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जब कीटनाशकों से होता क्या है, पर्यावरण को क्षति होती है, पर्यावरण को क्षति है, तो संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, मात्रा में उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवित प्राणियों में कौन सा तंत्र नहीं है? देखिए, श्वसन तंत्र, हम सांस ले रहे हैं। उत्सर्जन तंत्र, हम जो अपने जो भी बॉडी के मल मूत्र और जो पसीने के द्वारा जो भी हमारे जो अनयूजेबल चीजें उसको बाहर छोड़ते हैं। जनन तंत्र, रिप्रोडक्शन, ये भी हमारे पास होता है। लेकिन हमारे पास कौन सा तंत्र नहीं है? ये पॉइजन, ये पॉइजन हमारे पास नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा जहर। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, गोल्जी तंत्र, गोल्जी अपरेटस किस प्रणाली का हिस्सा है? देखिए, गोल्जी अपरेटस जिस प्रणाली का हिस्सा है उसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखिए, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन को पैक करना। ठीक है, प्रोटीन को पैक करना प्लस उसे संशोधित करना, कौन सा प्रोटीन चाहिए, कौन से अमीनो अम्ल की जरूरत है, और प्लस एक और उसका परिवहन करना, बॉडी के किस पार्ट में जरूरत है वहां पे परिवहन करना। तो गोल्जी बॉय को जो, अगर आपको पता है, तो कोरियर सेंटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरियर सेंटर भी कहते हैं। कोरियर सेंटर क्यों कहते हैं? कोरियर सेंटर का मतलब है कि ये जो होता है, ये हमारे जो प्रोटीन होता है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जहां पर होता है, वहां जरूरत होती है उसके हिसाब से भेजता है। तो इसको हम प्रोटीन सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, बस अचानक चलने पर पीछे यात्री झुक जाते हैं। देखिए, ये नेक्स्ट पिछली वाली क्वेश्चन में भी, पिछली वाली उसमें भी आया था। तो इसका क्या कारण है? तो इसका सबसे पहले इसका है जड़त्व का नियम। प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। ठीक है, तो वो इसका कारण है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसकी डिटेल हमने पिछले वाले में कर ली थी, न्यूटन के। और सबसे पहला जो हमने किया था 27 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट था शायद, मुझे फर्स्ट या सेकंड में हमने इसके तीनों नियमों पर चर्चा की थी डिटेल में, है ना। तो अभी जो रिपीट हो रहा है, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरोसिन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, ये जो अभिक्रिया है ना, ऑक्सीकरण की एक अभिक्रिया है, इसका सही आंसर है ऑक्सीकरण। ठीक है, अब देखिए, ऑक्सीकरण क्या होता है? लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना कोरोसियन कहलाता है, कोरोसियन कहलाता है। अब देखिए क्या होता है इसमें, ये प्रक्रिया जो होती है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यानी कि ऑक्सीजन, देखो धातु जो होती है, धातु हवा और नमी में ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब ये क्रिया करती है तो धीरे धीरे खराब होने लगती है। क्या होती है? खराब हो जाती है, उसी को जंग लगना कहते हैं या फिर कोरिशन कहते हैं, खराब होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कोरिशन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत परिपथ में जिगजैग चिन्ह किसे दर्शाता है? देखिए, जो विद्युत परिपथ में जो जिगजैग चिन्ह होता है वो रेसिस्टर को दर्शाता है। देखिए, होता क्या है कि
जो ये क्या होता है, जो रेसिस्टेंस होता है ना, रेसिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के बहाव को रोकता है। रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टर जो होता है, रेसिस्टेंस करंट के प्रभाव को रोकता है, करंट के बहाव को। इससे गर्मी उत्पन्न होती है। फिर क्या होता है, इससे गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एलईडी बल्ब, एलईडी हीटर में रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, इसमें रेसिस्टेंस होता है, तो इसका आंसर है। तो क्या है, जिगजैग चिन्ह किसे दर्शाता है, रेसिस्टर को दर्शाता है। ठीक है, देखिए द्रव के बारे में सही कथन बताइए, सही कथन कौन सा है? निश्चित आकार निश्चित आयतन? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए आयतन तो निश्चित है, आयतन निश्चित है, लेकिन आयतन निश्चित है पर आकार निश्चित, आकार, आयतन निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता। क्यों? क्योंकि द्रव को हम जिस आकार में डाल देंगे, आप ग्लास में डाल देंगे ग्लास के शेप में हो जाएगा, आप किसी इसको प्लेट में डाल देंगे प्लेट के आकार, कप में डाल देंगे कप के आकार का हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, निश्चित आयतन पर अनिश्चित आकार। आकार उसका उसके बर्तन के अनुसार बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24वां क्वेश्चन। आप, अधातुओं का कौन सा गुण होता है? ऑब्वियस सी बात है, अधातुओं में कौन सा गुण होता है, चमकहीन। अधातु जो होती है वो चमकहीन होती है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ है नहीं खास। बाकी धातु धातुओं के गुण तो आपको पता ही होंगे। ईंधन सामान्यतः किस प्रकार के यौगिक होते हैं? देखिए ईंधन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन होता है ईंधन। और जितने भी आपके पेट्रोल, डीजल, गैस, सभी हाइड्रोकार्बन है। सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। सभी हाइड्रोकार्बन है। इनसे जलाने पर क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। इनको जलाने पर क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। तो सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। और आपकी जो प्राकृतिक है, सीएनजी भी होती है, मतलब इसमें आप सीएनजी को भी शामिल कर सकते हैं। सीएनजी भी होती है, वो एक भी एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ईंधन जो होता है वो किस प्रकार के यौगिकों पर होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूरॉन के अंतिम छोर की संरचना को क्या कहते हैं? देखिए न्यूरॉन के अंतिम छोर की संरचना को एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सॉन टर्मिनल। देखिए न्यूरॉन क्या करते हैं, संदेश भेजने वाली, ये जो होता है संदेश, मतलब ब्रेन से बॉडी को संदेश भेजने वाली कोशिका है। ये क्या करती है, दो तरह से काम करती है। एक होता है कि बॉडी में कुछ हलचल होती है उसको ब्रेन तक पहुंचाती है। फिर जैसे मान लीजिए आप है, आपका हाथ कहीं पर ऐसी जगह पर लगा जहां पे बहुत गर्म था, तो जैसे ही हाथ लगा तो इसने क्या करेगा, संदेश पहुंचाएगा ब्रेन तक कि हाथ में जल जल रहा है। और फिर ब्रेन तुरंत संदेश पहुंचाएगा कि हाथ को हटा लो वहां से। तो आप एकदम तुरंत मतलब झपकते ही हाथ हटाते हैं। ये बहुत तीव्रता से होती है, तो संदेश भेजने वाली कोशिका है। ठीक है, न्यूरॉन। और यह तंत्र का हिस्सा होती है। क्या होती है, तंत्र का मुख्य हिस्सा है ये। और मस्तिष्क की हमारी सारी गतिविधियां इसी से चलती हैं। ठीक है, सारी गतिविधियां किससे चलती हैं, इसी से चलती हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, पौधों को किस पोषक तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो सबसे अधिक आवश्यकता पौधों को फास्फोरस की होती है। ठीक है, फास्फोरस की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। और देखो आपको पता होगा कि हमारी जो मिट्टी होती है उसमें कमी पाई जाती है खनिज तत्वों की। तो उसके लिए जो जिनकी कमी होती है वो कौन से है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके। ठीक है, तो नाइट्रोजन फास्फोरस, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इसमें फास्फोरस की बात कर रहे हैं। और इसका रेशो क्या होना चाहिए, 4:2:1। ये 4:2 जो 1 का रेशो है ना, ये पौधों में जरूरत होती है, लेकिन बीज में इसका अनुपात 1:2 होता है। ठीक है, अगर हम पौधों की बात करें, क्वेश्चन पौधों का है, तो हमें फास्फोरस की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और इसके लिए किस चीज के, डीएपी, डीएपी जैसी डीएपी खाद चाहिए होती है इसके लिए। ठीक है, डीएपी खाद इसके लिए चाहिए होती है। और जैसे इसकी कमी से क्या होता है, अगर फास्फोरस ना होगा, अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, फास्फोरस की कमी से मतलब मान लीजिए कि जैसे कि इसके जो विकास होता है ना, विकास यानी मैं कह सकता हूं कि जैसे दाना जो होता है, फसल का दाना कमजोर हो जाएगा। यानी कि जो पौधे होते हैं, पौधे कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो जो फसल होगी, जो धान होगी, जो गेहूं होगा, उसकी जो बालियां होता है, अंदर होता है, वो कमजोर हो जाता है। तो फास्फोरस की जरूरत होती है। ठीक है, सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से आता है।
फिर देखिए फिर हमारे इतिहास का देखिए, इतिहास का भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई आपको पता है? 1942 में हुई थी। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी इसकी शुरुआत, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो इसी तरीके आप देखना वो और कौन कौन से आंदोलन है उनकी शुरुआत कब कब हुई है। पहली बार वायसराय की उपाधि किसे मिली थी आपको पता है? पहली बार वायसराय की उपाधि लेने वाले कौन से थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, इसी के साथ बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये, तो आपको पता ही है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि कौन सी थे स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? तो अब देखिए इसमें देखिए वॉयसराय की उपाधि थी, ठीक है। अब मुझे, अब इसमें से मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि आप मुझे बताइए कि कब कब मिली थी, कब उपाधि दी गई, कब दी गई ये, ठीक है। आपको सन बताना है ये, ठीक है। अब आप सर्च करना कब दी गई, और उसके बाद अब मुझे इसमें से बताना कि भारत छोड़ो आंदोलन, अब मुझे बताना कि असहयोग और सविनय, इनकी डेट, इनका सन बताना है आपको, सन बताना है, ठीक है। और इसके अलावा पहले वायसराय की उपाधि कब दी गई, ये लॉर्ड कैनिंग को दी, कब दी गई, ये आपको बताना है। आप देखना है इसको। स्वदेशी आंदोलन की घटना के विरोध में शुरू हुआ था, ठीक है, तो आपको पता है स्वदेशी आंदोलन, सही है, बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। लेकिन उस समय वायसराय कौन, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वायसराय कौन था? और साथ में आपको ये बताना है कि ये कब हुआ, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना। अब आप इसके लिए सर्च कीजिए, ठीक है। साथ में अगर आप बता सकते हैं तो मुझे देखिए, सविनय अवज्ञा की बात तो डांडी मार्च में आ जाएगी, तो वो वहां पे हो ही गई, ठीक है। अब अगर आप मुझे बता सकते हैं तो जलियांवाला बाग का भी बताइए कब हुआ था, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताना। अब देखिए ये जीएस के क्वेश्चन लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हमने कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मैथ्स के क्वेश्चन के लिए काफी मेहनत करूंगा कि मैथ के क्वेश्चन में, देखिए अभी आए मैथ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये मैथ वाले क्वेश्चन है, तो मैथ वाले क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप वीडियो को स्किप कर दीजिए और उसके बाद देखिए। जैसे जैसे मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया देता हूँ, आपको इसके उत्तर जैसे 31, 32, 33, आपको इसके उत्तर कमेंट में मुझे देना है, मैं चेक करूंगा कि आपके उत्तर कितने सही हैं और आप कितने लेवल पे हैं। मैं देखिए मैथ के उत्तर ना बहुत है नहीं, ये एक्चुअली इजी टू मॉडरेट ही है। मैं कहूंगा कि ये मॉडरेट भी बहुत ज्यादा लेवल पर नहीं है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, पर इजी क्वेश्चन है। देखिए तीन पुरुष 39 दिन में 4 घंटे काम करते हैं, तो 78 दिन में 12 घंटे काम करके कितने पुरुष काम को पूरा कर लेंगे? तो आपको पता है एमडीएच का फॉर्मूला लगता है डब्ल्यू, ठीक है। तो आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर निकल आएगा। संख्याएं का आप औसत ज्ञात कीजिए, आपको पता है सारी संख्याओं को जोड़ने के बाद उनको जितनी संख्या है उसका डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन है, इसमें के का मान निकालना है, तो आपको पता है कि इसमें जो सारी संख्या को जोड़ना है और फिर कितना इसमें अंतर आ रहा है, तो वो आपका के का मान हो जाएगा। तो आपको बस ऐसे ही काम करना है। ये आपका उत्तर है। आप देखिए आपके एग्जाम आने वाला है, आपको प्रैक्टिस तो काफी होगी, तो बस आपको इसमें मेहनत करनी है कि आप कितने कितना कर पा रहे हैं। ये तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऑरेंज और एप्पल का अनुपात 2:1 है, तो कुल फल 36 है, तो ऑरेंज कितने हुए? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। राहुल और लीला वोट अनुपात 52 और 48% है अनुपात में, ठीक है। टोटल वोट इतने गिरे हैं, तो लीला को 1 लाख वोट मिले तो राहुल को कितने वोट मिलेंगे, ये आपको बताना है। इसी तरीके से आपको कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर समान दूरी दो स्पीड तय करता है, तो 42 किलोमीटर घंटे और औसत स्पीड 63 किलोमीटर प्रति आवर है, तो दूसरी स्पीड बताइए, ये भी आप कर लेंगे। तो आपको इसके आंसर निकालने हैं, कमेंट्स में लिखने हैं और मुझे बताने हैं। जो भी आंसर नहीं निकलेगा उसको मैं सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। आप मुझे बताइए, मैं काफी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अभी वीडियो लेके आता रहूं आपको मिलता रहे। मैं चाहता हूं कि देखिए आपका जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम हॉल में जैसे ही आप जाए ना, तो सबसे पहले आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको पता हो कि हाँ ये तो पेपर से हम रूबरू हो चुके हैं, हमने पहले ही एनालिसिस में सब सारा देख लिया था कि किस तरीके से पेपर बन रहा है, तो हमने इस तरीके पे उस पर काम किया है। तो आपको ये डायरेक्शन देना ही मेरा एक काम है। तो आप एग्जाम हॉल में एनालिसिस के साथ कंफर्ट फील करें, तो इसके लिए जरूरी है कि आप इसको पूरी तरीके से देखें, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर अलर्टता दिखाएं। देखिए ये क्वेश्चन पूछने वाला काम है ना, इसके आंसर मैं भी दे सकता हूँ, इसका आंसर मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ना आप खुद से थोड़ी मेहनत तो करें। एग्जाम हॉल में तो आप, मैं तो रहूंगा नहीं, वहां तो आप ही को मेहनत करनी है सारी, है ना। तो आप खुद से मेहनत करें और एक बार एग्जाम को इसको सॉल्व करें और कमेंट में मुझे बताएं। अगर कुछ नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखिए नीचे आ जाइए, ये आपका एडवांस मैथ का थोड़ा क्वेश्चन आ गया, है ना। और ठीक है जी, आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, नीचे एडवांस मैथ आ गए। जितने क्वेश्चन हमें मिल पा रहे हैं हम दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रियल बेस्ड क्वेश्चन है,
ठीक है, रियल बेस्ड क्वेश्चन है। तो जितने क्वेश्चन हम हो पा रहे हैं हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप प्रयास कीजिए कि इन क्वेश्चनों को लगाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में कोई भी दाग हो तो बताइएगा। और अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक कीजिए, और इसी तरह से फिर बने रहिए। मैं अभी थोड़ी देर बाद जो होता है मैं फिर कोशिश करता हूँ कि अभी जो 2 दिसंबर की शिफ्ट है वो भी लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप उसका इंतजार कीजिए, तब तक आप इसको अच्छे से एनालिसिस करके इसके उत्तरों को कमेंट में मुझे देना। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।